ललिता घबराई हुई थी क्योंकि उसकी बचपन की वो सहेली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी, आज वो अपनी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा रही थी। गंगा, गंगा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं ललिता, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मैंने गौरी से तुम्हें फोन इसलिए ही करवाया है। ललिता, मेरी गौरी मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसके लंबे कद के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाँ भी नहीं कहता। पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। गंगा, मेरे ऊपर तेरे बहुत एहसान है, तू चिंता मत कर। गौरी मेरे घर की बहू बनेगी। मैं अपने छोटे बेटे युवराज से गौरी की शादी करवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी गंगा। और देखना, हम दोनों सहेलियाँ मिलकर अपने बच्चों की शादी करेंगे। आप दोनों ही कैसी बातें कर रही हो? माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आंटी जी, माँ को बोलिए ना कि ऐसी बातें ना करें। माँ, आंटी जी देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर, जल्दी आइए, गंगा कुछ बोल नहीं रही है। I'm sorry, she is no more. आंटी जी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसे माँ बुलाऊंगी आंटी जी? गौरी, मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। आ मेरे कलेजे से लग जा मेरी बिटिया, चुप हो जा। गंगा, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूँगी। ललिता अपने पति को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से गौरी को लेकर दिल्ली आ जाती है। माँ जी, ये आपकी चाय। ये लो गौरी, तुम भी चाय पी लो। ललिता, हमें युवराज से इस बारे में जल्दी बात करनी चाहिए। किस बारे में बात कर रही हो माँ जी? मेघा बहू, हम युवराज और गौरी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ जी, युवराज भैया कभी भी गौरी के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे। आपने देखा है, वो हद से भी ज्यादा लंबी है। हम सबके बीच में खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी। मेघा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मेरा युवराज मेरी बात को नहीं टालेगा। शाम को युवराज ऑफिस से जब आता है तो ललिता युवराज से बात करती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? उसकी कद काठी देखी है? कितनी लंबी है वो। इतनी लंबी लड़की से शादी करूँगा, मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। युवराज, पहन ओढ़ कर गौरी बहुत सुंदर लगेगी। तू नहीं जानता, गौरी की माँ गंगा ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा। बड़ी मुश्किल से युवराज शादी के लिए मान जाता है। युवराज और गौरी की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। उसके सभी दोस्त आए हुए थे। युवराज, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ अनीता है। चल यार, तेरे और भाभी जी के साथ एक फोटोग्राफ तो खिंचवा ही लेते हैं। माफ कीजिएगा युवराज जी, ये गौरी जी कैमरे में नजर नहीं आ रही हैं। गौरी जी, आपको थोड़ा झुक कर खड़ा होना पड़ेगा। या एक काम कीजिए, आप कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तब आप नजर आ जाएंगी। युवराज मेरे दोस्त, अच्छा है, जब तुझे छत पर जाना हो तो बस भाभी जी को खड़ा कर देना है और उन पर चढ़कर सीधा छत पर पहुंच जाना है। सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। युवराज गुस्से में अपनी माँ और पापा के पास जाता है। आप मेरे दोस्तों के बीच में मेरी इंसल्ट करवा रही हैं। गौरी की हाइट इतनी लंबी है कि सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है। देवर जी, और मानिए माँ जी की बात को। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी छोटी बहन सुहासिनी आपको बहुत पसंद करती है। आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर आपने तो मेरी बातों को सुना ही नहीं। इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। मेघा बहू, ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? और युवराज, गौरी तुम्हारी पत्नी है, उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। वो देखो, इस स्टेज पर बेचारी अकेली खड़ी है। तुम सब यही रहो, मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते हैं। राजू, निशा, अपनी चाची को तंग मत करो। और भी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे हैं।
मेघा बहू, बच्चों को अपनी चाची के साथ एंजॉय करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है, वरना तुम सब तो स्टेज से उतरकर इधर उधर हो गए। मेघा, ये माँ ने कैसी लड़की पसंद कर ली है युवराज के लिए। जिधर देखो गौरी की हाइट को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो देखो सामने मिसेस दुबे। ये ललिता जी को इतनी लंबी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। युवराज में कमी ही क्या थी? देखने में तो हैंडसम है, पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है। देखभाल कर लड़की पसंद करनी चाहिए। अरे अच्छा ही है ना, लंबी बहू लेकर आए हैं। ऊपर की अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी। वरना हमें तो स्टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है। आजकल के लोग अपना ही फायदा ढूंढते हैं। देखा तुमने, इतना मजाक बना रखा है हमारा इस गौरी ने। ऊपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई। सुनो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस घर में माँ जी की चलती है। उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था, उन्हें देवर जी की परवाह ही कब थी। मेरी सुहासिनी। मेघा, अब फिर से तुम शुरू मत हो जाना सुहासिनी का नाम लेकर। कुल मिलाकर सास ससुर और बच्चों को छोड़कर घर में सभी को गौरी से चिढ़ थी। युवराज, मेघा, आनंद तीनों गौरी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। गौरी, मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो। युवराज, मेघा बहू और आनंद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, पर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माफी मत मांगिए। आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपने तो मेरी जिंदगी को संभाल लिया। गौरी ललिता के गले लग जाती है। गौरी अपनी तरफ से सबके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज स्कूल वैन वाले भैया नहीं आएंगे। मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ। भाभी, आप स्कूल जा रही हैं, तो क्या आप मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी? मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था। दिल्ली शहर मेरे लिए नया है, तो मैं यहाँ के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ। जाते हुए टोक दिया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़कर बच्चों को वापसी में ले आऊंगी। तुम अपने आप घर वापस आ जाना। मेघा गौरी को लेकर पहले बच्चों के पास स्कूल चली जाती है, पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचती है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने वॉशरूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वॉशरूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है। वहाँ से आने का अब एक ही रास्ता है, खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है, पर वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे मेघा जी, आपका बेटा राजू ही तो वॉशरूम में बंद हो गया है। हम सब बहुत देर से परेशान हैं। ये लीजिए, निशा को आप पकड़िए, बहुत देर से रो रही है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी से नीचे उतारा जाए। क्या मेरा राजू वॉशरूम में बंद हो गया है? अरे मेरे बच्चे को कोई बचा लो, वो रो रो कर परेशान हो रहा होगा। मैम, आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीढ़ी मौजूद है वो आप मुझे दे दीजिए। गौरी, तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सभी टीचर्स और पेरेंट्स गौरी को देखते रह जाते हैं। गौरी एक सीढ़ी पर चढ़कर नीचे बालकनी में पहुंच जाती है। गौरी लंबी थी, इसलिए वो ऊंचाई पर चढ़कर बालकनी तक पहुंच गई और उसने किसी तरह से बालकनी की खिड़की खोलकर राजू को सुरक्षित निकाल लिया। स्कूल का स्टाफ और पेरेंट्स गौरी की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी जी, आप सचमुच बहुत हिम्मत वाली है। मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेघा और गौरी बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर मेघा घर वालों को सारी बात बताती है और वो गौरी से भी माफी मांगती है। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाक बनाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान बची है। मुझे माफ कर देना। भाभी, प्लीज आप मत रोइए। देखिए, राजू बिल्कुल ठीक है।
आनंद और युवराज गौरी को गलत बोलने पर शर्मिंदा थे और उस दिन के बाद से गौरी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, बेलापुर नाम के एक गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से सौम्या का हर जगह पर मजाक बनता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। अरे ये देखो इस टकली को टकली टकली टकली। सब बच्चे टकली टकली कहकर सौम्या को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी कि तभी अरे मैम, इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी? फिर इसे भी क्लास से बाहर करो ना मैम। शट अप प्रियंका, सिट डाउन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती हैं, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां सौम्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर सौम्या रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या हुआ सौम्या बेटा, इतना रो क्यों रही हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, फिर ऊपर वाली ने मुझे ही टकली क्यों बनाया है? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। सौम्या के माता पिता भी सौम्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सौम्या अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन सौम्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का सौम्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सौम्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सौम्या को पार्लर में लेकर जाती है और उसके सर पर रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। सौम्या खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर सौम्या की शादी भी एक अच्छे घर में विशाल के साथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है और नहाने लगती है कि तभी इतने में ही विशाल भी वहाँ पर आ जाता है और घर में विग देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती सौम्या पर पड़ जाती है। अब विशाल को सब कुछ समझते देर नहीं लगती और वो सौम्या से कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो। इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई हेट यू। ऐसा ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे घर से तो मत निकालिए। फिलहाल तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौम्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे? सौम्या, इस पेड़ पर एक परी आराम करने के लिए हर रोज आती है। वो परी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी वहाँ पर आती है तो जल्दी से सौम्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। घबराओ नहीं, तुम समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है
और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह 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 के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल सौम्या के सर पर लग जाता है। बाल लगने की वजह से सौम्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सिर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने चुटकियों में कर दिया। थैंक यू सो मच परी जी। सौम्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। सौम्या की माँ सौम्या के सर पर बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसानों का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सौम्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था। दूर पहाड़ियों में जौनपुर नाम का एक गांव था। जौनपुर गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से सभी लोगों का बुरा हाल था। उसी गांव में पिंकी नाम की एक लड़की दोपहर के समय कोल्ड ड्रिंक बेचने आया करती थी। पिंकी पास के गांव में ही रहती थी। पिंकी जब 6 साल की थी तभी उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही चल बसे थे। पिंकी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, लेकिन अनाथ होने के कारण वो कोल्ड ड्रिंक बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके सर पर उसके सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे। रोजाना की तरह आज भी पिंकी गांव में कोल्ड ड्रिंक बेचने आती है। पिंकी बचपन से ही उसी गांव में कोल्ड ड्रिंक बेच रही थी, इसलिए उसकी सभी कोल्ड ड्रिंक तुरंत ही बिक जाती है। पिंकी के सुनहरे बालों की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव वालों में उसके बालों को लेकर बहुत कहानियां थी। कोई कहता कि उसके बाल सोने के हैं, तो कोई कहता कि उसके बाल जादुई हैं, वो जादू से कुछ भी कर सकती है। परंतु पिंकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक साधारण लड़की की तरह ही वो अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन कोल्ड ड्रिंक बेचकर वो घर जाती है तो वो अपनी माँ बाप की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, माँ, पिताजी, गांव वाले मेरे बालों के बारे में बहुत अलग अलग बातें करते हैं। क्या ये सच में जादुई या सोने के बाल हैं? क्या सच में माँ किसी के बाल सोने के हो सकते हैं? वो अपने माँ पिताजी से बातें कर ही रही होती है कि अचानक उनकी फोटो में से आवाज आती है, हाँ बेटा, तुम्हारे बाल जादुई हैं। पिंकी आश्चर्य से इधर उधर देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी पिंकी की माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ तस्वीर से। माँ, क्या सच में आप तस्वीर से बोल रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मैं तस्वीर से ही बोल रही हूँ और मैं सब जानती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सच में तुम्हारे बाल जादुई हैं और सुनहरे भी, परंतु इसका जादू अभी काम नहीं करेगा।
ये जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब काम करेगा और तुम इन जादुई गोल्डन बालों की मदद से कुछ भी कर सकती हो। परंतु ध्यान रहे, कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना, नहीं तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये सब सुनकर पिंकी खुशी से नाचने लगती है और उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है। अगले दिन वो रोजाना की तरह कोल्ड ड्रिंक बेचने जाती है। तभी वो देखती है कि जौनपुर गांव में कोई नया कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आ गया है। इसलिए आज पिंकी की एक भी कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और पिंकी का कोल्ड ड्रिंक का काम बहुत ही कम हो गया। वो जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करने लगी। आज पिंकी का 18वां जन्मदिन था, परंतु उसके पास अच्छे कपड़े तो दूर की बात है, उसे खाने को भी कुछ नहीं था। वो बहुत उदास हो जाती है। पिंकी मन ही मन सोचती है कि अब क्या करूंगी मैं? बहुत दिनों से तो मेरा कोल्ड ड्रिंक बेचने का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं भी बाकी बच्चों की तरह अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। फिर पिंकी मंदिर जाकर भगवान से एक केक के लिए प्रार्थना करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करती है, एक केक और एक सुंदर सी फ्रॉक उसके सामने प्रकट हो जाती है। जब वो आंखें खोलकर देखती है, तो उसके सामने एक सुंदर सी फ्रॉक और एक केक रखा होता है। वो बहुत खुश हो जाती है और भगवान जी का धन्यवाद देकर वो केक और फ्रॉक लेकर आ जाती है और वो गांव वालों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाती है। अगली सुबह वो कोल्ड ड्रिंक बेचने पास के गांव जौनपुर जाती है, तो वो देखती है कि सड़क पर एक हिरन घायल अवस्था में लेटा हुआ है। हिरन के पास जाकर वो बैठती है। हिरन के जल्दी ठीक होने के लिए वो प्रार्थना करती है। तभी पिंकी देखती है कि हिरन बिल्कुल ठीक होकर दौड़ रहा है। वो सोचती है कि ये सब कैसे हुआ, कि तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसे उसके जादुई गोल्डन बालों के बारे में उसको बताया था। पिंकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अगले ही दिन पिंकी अपने जादुई गोल्डन बालों की मदद से गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। वो गरीबों को अपने बालों में से थोड़ा थोड़ा सोना तोड़कर बांटा करती थी। ये बात गांव के एक लालची सुनार को हजम नहीं हुई। वो पिंकी के जादुई गोल्डन बालों को चुराना चाहता था। वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये जादुई सुनहरा बाल मुझे मिल जाए तो इन्हें बेचकर मेरी 7 पुश्तें घर बैठकर खाएंगी और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुनार पिंकी का पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है और वहीं छुपकर रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही जब पिंकी सो जाती है, वो उसके कमरे में घुसकर पिंकी के सारे बाल काट लेता है। जैसे ही वो बाल काटकर अपने हाथों में लेता है कि तभी बाल सांप में बदल जाते हैं और वो सांप सुनार को डस लेता है और सुनार की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।